फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स भी लिखी है असद उमर साहब ने, व्हाट शुड पाकिस्तान डू. हम इसको भी डिस्कस करेंगे, बट अ वेरी वार्म वेलकम टू यू असद उमर साहब. थैंक यू. असद उमर साहब, 9 मई का IMF प्रोग्राम हम कह रहे हैं कोट एंड कोट हमने कामयाबी से पूरा कर लिया है, लेकिन आर वी गोइंग फॉरवर्ड? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, हमें कर्ज़ों से निकलना है, एट द सेम टाइम हमें पता है हमने कर्जा ही लेना है. सो पाकिस्तान की मूवमेंट किस तरफ देख रहे हैं आप? अच्छा, ये तो खैर अजीबो गरीबी बात कर दी प्राइम मिनिस्टर ने कि हम कर्जा ही नहीं लेंगे, आइंदा में कर्ज़ों से जान छुड़ा लेंगे. अमेरिका भी कर्जा लेता है और इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जदार मुल्क जो है वो अमेरिका है. प्रॉब्लम हमारा ये नहीं है कि हम कर्जा लेते हैं, कर्जा तो तमाम ममालिक लेते हैं. मसला ये है कि हम अब अपने कर्ज़ों को वापस करने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं. यानी कि हमारा कर्जा जो ले रहे हैं अब वो मुल्क के तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो अब सिर्फ पुराने कर्ज और उसका सूद अदा करने के लिए हो रहा है. तो हम एक जिसको डेट ट्रैप कहते हैं उसके अंदर फंस चुके हैं. उस डेट ट्रैप से निकलना है. कर्जे तो नहीं खत्म होंगे, कर्जे तो आगे भी होंगे. और यहाँ तक भी उनकी बात दुरुस्त है कि IMF का प्रोग्राम नागुज़ीर है, आपको करना ही करना है. इस वक्त $8 बिलियन के भी रिजर्व नहीं है हमारे, और यहाँ से हमारा पुराना प्रोग्राम जो है अगले माह में ख़त्म हो जाएगा अप्रैल के अंदर. तो एक नए प्रोग्राम के अंदर भी जाना है. लेकिन असल तो फिर चैलेंज उसके बाद शुरू होगा कि IMF प्रोग्राम करना एक ज़रूरी चीज़ है, एक नागुज़ीर चीज़ है, और आप जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं मुल्क के अंदर उसके लिए वो ज़रूरी है. लेकिन सिर्फ IMF प्रोग्राम से आप उस दलदल से नहीं निकल सकेंगे जिसके अंदर आप आके फंस चुके हैं और जिसके अंदर अभी तो मज़ीद धंसते चले जा रहे हैं. वो क्या इक़दामात हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो ज़राअत का के अंदर बेहतरी किस तरीके से लाई जाएगी, वो सनत जो हमारी है उसको एक मॉडर्न इंडस्ट्री की तरफ लेके जाना, वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाना, वो कैसे किया जाएगा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो इतनी बड़ी इस वक्त अपॉर्चुनिटी दुनिया में मौजूद है, उसके लिए अपने नौजवानों को किस तरीके से हमने स्किल देनी है ताकि उसका वो हिस्सा बन सके. ये तमाम चीज़ें हैं जो फैसला करेंगी कि क्या हम डेट ट्रैप के अंदर ही, कर्ज के दलदल के अंदर ही जिंदगी गुजारेंगे, या हम बाकी दूसरे ज़्यादातर दुनिया के ममालिक जो है वो तरक्की की इशारा में जो गामजन हुए हैं, हम भी वो रास्ता इख्तियार करेंगे. जो अब नया IMF प्रोग्राम के लिए निगोसिएशन शुरू होगी, शहबाज ज़ैदी साहब को कोट करूंगी, मैं प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि देयर इज नथिंग रियली दैट पाकिस्तान कैन डू. कोई भी हो गवर्नमेंट में, आपको जो IMF कहेगा आपने उस पर साइन कर देना है. इज इट रियली दैट बैड कि हमारे पास कोई रूम ऑफ निगोसिएशन नहीं होता? देखिए, रूम ऑफ निगोसिएशन इस हद तक तो ज़रूर होता है. अगर आप IMF को ये कहेंगे कि नहीं जी, आप कह रहे हैं कि FBR के महसूलात आपने बढ़ाने हैं तो हम नहीं बढ़ाएंगे, या वो कह रहे हैं कि आपने अपने अखराजात पर काबू पाना है तो आप कहें हम अखराजात पर काबू नहीं पाएंगे, तो ये तो निगोसिएशन का रूम किसी के पास नहीं होगा. लेकिन कौन से अखराजात कम करने हैं, किस तरीके से उस अखराजात में कमी हासिल करनी है, या अगर महासिल बढ़ाने हैं तो वो कहां से लाए जाएंगे, किसके ऊपर वजन डाला जाएगा, क्या वो बड़े अमीर लोगों के ऊपर, साहिब जायदाद लोगों के ऊपर होगा, या वो आवाम से पैसा इकट्ठा किया जाएगा. ये नेगोशिएशन स्पेस जो है वो जरूर मौजूद होती है. IMF ने के हवाले से कहा गया कि NFC अवार्ड पर भी नजरसानी की शायद बात है. आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? IMF के, मैं समझा नहीं सवाल क्या था जी. NFC अवार्ड पर नजरसानी होनी चाहिए. आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर. जी देखें, IMF के तो हम प्रोग्राम जो हैं वो पता नहीं कितने सालों से करते चले जा रहे हैं, लेकिन और एक अमूमी तौर पे तासुर ये भी दिया जाता है कि पाकिस्तान के मसाइल ही इसलिए हैं क्योंकि हम IMF के पास जाते हैं, इसलिए हमारे लिए मसाइल हैं, और अगर हम IMF के पास ना जाएं तो हमारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे. लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो IMF के पास भी गए, उन्होंने IMF से कर्जे भी लिए, वर्ल्ड बैंक से भी उन्होंने कर्जे लिए, और उसके बाद वो तरक्की की शाहराह पर गामजन भी हुए. सिर्फ अपने खित्ते के अंदर अगर आप देख लें तो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा जो कर्ज लेने वाला मुल्क होता था वो भारत था. और आप देखें भारत इस वक्त तरक्की करके कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और दुनिया की जो अहम मईशत हैं उनके अंदर भारत का शुमार होना शुरू हो गया है. इसी तरीके से बांग्लादेश तो हमसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में था ना, और वर्ल्ड बैंक की भी बहुत ज़्यादा फंडिंग आती थी, IMF प्रोग्राम में भी थे, अभी भी IMF प्रोग्राम के लिए नया IMF प्रोग्राम नेगोशिएट कर रहा है बांग्लादेश. लेकिन बांग्लादेश ने पिछले 25 साल में हमसे कितनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की है, उसको आप इस तरह से देख लें कि 1997 में पाकिस्तान की फीकस आमदनी जो है वो बांग्लादेश से 2 गुना ज़्यादा थी.
2 गुना ज्यादा 1997 में। 2022 में बांग्लादेश की फीकस आमदनी जो है पाकिस्तान से 19% ज्यादा हो चुकी थी। तो ये IMF का प्रोग्राम होना या ना होना, जैसे मैंने कहा कि वो एक नागुज़ीर चीज है, वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन क्या आप तरक्की की तरफ जाते हैं, क्या आवाम की जिंदगी में खुशहाली आती हुई नजर आती है, उसका दारोमदार अगर आप सिर्फ IMF प्रोग्राम पे कर रहे हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो हम ये कह सकते हैं कि एक पूरा नैरेटिव बना कि कर्जा लेना ही नहीं है, कर्जा गलत है, इससे निकलना है, इसके शिकंजे से निकलना है, ये नैरेटिव फिर पॉलिटिकल था, गलत था। ये जो है गलत एम्फेसिस है अवाम को, आई गेस समझाने के लिए, ये एक अवामी स्टेटमेंट देने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में कर्जे जो है, मसलन मैं आपको पाकिस्तान की अपनी अगर मिसाल दूं तो पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर एक बाकायदा इनकलाब आया 60 की दहाई के आखिर में, 70 की दहाई के शुरू के अंदर, और उसकी 2-3 वजूहात थी। मैक्सीपाक सीड आया गंदम के लिए, इरी अपना चावल के लिए सीड इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोडक्टिविटी उनमें बहुत ज़्यादा थी। इसी तरीके से मॉडर्न फर्टिलाइजेशन का फैलाव हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह बनी जो पानी का निज़ाम बेहतर हुआ और जो बड़े बड़े डैम पाकिस्तान में बनाए गए, और खुसूसी तौर पे तरबेला डैम और मंगला डैम बनाए गए। वो तरबेला डैम और मंगला डैम जो है वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके हमने बनाए थे। वो हमने कर्जा लिया, उस कर्जे का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ, उससे करोड़ों पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान की आज भी निस्फ से ज्यादा आबादी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है, वो देहाती इलाकों में रहती है, करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी बेहतर हुई उस कर्जे से लेके जो आपने मंसूबे किए हुए थे। तो कर्ज लेना या ना लेना जो है वो उसका पैमाना नहीं है। और इसी की अगर मैंने जो आपको मिसाल दी, कोई IMF प्रोग्राम में ये नहीं लिखा होगा कि चावल का नया जो हाई प्रोडक्टिविटी बीज है वो मंगाया जाए। किसी IMF प्रोग्राम के अंदर यह नहीं लिखा होगा कि जी मैक्सीपाक किस्म का कोई नया सीड है, नया बीज है जो गंदम के लिए मंगाया जाए। ये सारी चीजें जो हैं वो मुल्क ने खुद फैसले करने हैं। IMF का प्रोग्राम सिर्फ ये देख रहा है आपके जो अखराजात और आपकी आमदनी का जो फर्क है उसको कैसे कम किया जाए, और आपकी सबसे जरूरी जो बुनियादी मकसद है IMF के प्रोग्राम का कि आपने जो बैरूनी कर्ज अदा करने हैं उस बैरूनी कर्ज को अदा करने के लिए आपकी सलाहियत कैसे बढ़ाई जा सके। और वो सिर्फ जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स के ऊपर फोकस करता है। ये बहुत सारी और चीजें जिनसे आपकी तरक्की जुड़ी हुई है, आवाम की खुशहाली जुड़ी हुई है, उसका कोई हल जो है IMF के प्रोग्राम में नहीं है। ना IMF ये कहता है कि इन चीजों का हल हमारे पास है। राइट। सो एक और इसी किस्म का टॉपिक जो बारहा डिस्कस हुआ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, स्टील मिल हो, PIA हो, आपका ख्याल से पहले तो आपके ख्याल से प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए इनकी? जी, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पाकिस्तान में कोई बहुत दो मुख्तलिफ राय है नहीं। तकरीबन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़ी पार्टीज़ हैं, वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। कोई 2-4 ऐसे यूनिट होंगे जिनकी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई बहस हो, लेकिन अमूमी तौर पे प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी तरफ जाना चाहिए मुल्क को, उस पर बहस नहीं है। बहस यह है कि ये कितना जरूरी है और इससे कितना मसला हल हो जाएगा। देखें, मैं सबको मिसाल देता हूं। इस वक्त जो खसारे की बात की जाती है ना, जब आपको भी बताया जाता होगा, जो भी बैठता होगा आपको, वो देखें जी इतने 100 अरब रुपए का खसारा हो गया स्टेट ओन्ड कंपनी से। वो हुकूमती कंपनियां जो नुकसान कर रही हैं, उन्होंने इतने 100 अरब का एक साल के अंदर नुकसान कर दिया। आपने भी ये सुना होगा। उस नुकसान को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा, शायद उसका कोई 70-80% हिस्सा जो है वो बिजली की कंपनियों से आ रहा है। बिजली की कंपनियों के अंदर एक कंपनी जो है उसकी निजकारी कर दी गई और वो है के इलेक्ट्रिक। और के इलेक्ट्रिक जो है वो एक निजी इदारा है, उसके अंदर टॉप क्लास प्रोफेशनल मैनेजमेंट वहां पर बैठी हुई है और उसकी निजकारी हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आपको पता है पाकिस्तान का टैक्स पेयर आज भी अपनी जेब से अरबों नहीं 10 अरबों रुपए दे रहा है के इलेक्ट्रिक के खसारे के लिए। सो वो पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो निजाम जिसके तहत ये कंपनियां चल रही हैं जो असल वजह है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप निजकारी ना करें, आप बेशक निजकारी कर लें, लेकिन जो ज्यादा बड़ा मसला जो है वो मसला जो है वो हमारा वो निजाम है जिसके तहत ये कंपनियां चल रही हैं। और इसकी अगर आप अच्छी मिसाल अगर आप देखना चाहें
تو پاکستان میں ٹیلی کام کا جو نظام ہے، ہمارے ٹیلی فون کا جو نظام ہے، وہ آپ لوگ تو چھوٹے ہیں، میری ایج کے کسی بھی آپ شخص سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بولے گا کہ جی اگر پچھلے 30-40 سال میں کسی چیز کے اندر انقلاب پاکستان میں آیا ہے تو وہ ٹیلی فون کا نظام ہے۔ کیا حالت ہوتی تھی، ایک فون لگانے کے لیے سالوں انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر آپ نے فون ملانا تو خاص طور پہ کسی اور شہر فون کرنا ہے تو وہ ٹرنک کال بک کرانی پڑتی تھی، لوگوں کے آپریٹرز کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، جاننے والا ہوتا تھا تو کال ملتی تھی ورنہ کال نہیں ملتی تھی۔ اور اب آپ دیکھیں آپ کو 2 گھنٹے کے اندر نیا فون مل جاتا ہے، جتنی مرضی کال کرنا چاہیے، اور سستی بھی ہو گئی ہیں کالز۔ کیسے ہوا؟ نجکاری کی وجہ سے نہیں ہوا۔ نجکاری جو کی گئی، پاکستان ٹیلی کام کو بیچا گیا، اس کو آپ کسی بھی اعداد و شمار سے دیکھ لیں، وہ انتہائی ناکام نجکاری ہے۔ وہ کمپنی جو ہے اس نے سٹرگل کیا نجکاری کے بعد، لیکن جو ریگولیشن کے اندر چینج آئی، جو اس سیکٹر کے اندر ایک کمپٹیشن کی فضا انٹروڈیوس کی گئی اس ریگولیٹری چینج کی وجہ سے، وہ یہ انقلاب لے کے آیا ہے۔ تو نجکاری ضرور کر لے، لیکن نجکاری آخری 5% علاج ہے۔ آپ کے توانائی کا پورا سیکٹر جو ہے، اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ تمام فیصلے جو ہیں وہ حکومتوں کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ اصل جڑ ہے ہماری خرابی کی۔